आज अपन राष्ट्रीय आय का ही 15वां लेसन है, यानी सेकंड राष्ट्रीय आय का समष्टि का सेकंड लेसन पढ़ेंगे। तो राष्ट्रीय आय का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, ये क्वेश्चन है एक। तो राष्ट्रीय आय का सबसे पहले प्रयोग साइमन कुजनेट्स ने किया। और कब किया? 1934 में। कब किया है? 1934 में, ठीक है ना। और ये तो राष्ट्रीय आय का सबसे पहले प्रयोग वर्ड है, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले अर्थशास्त्रियों के नाम बताइए। यदि एक का पूछता है तो आकलन वर्ड आता है तो आपको बोलना है दादा भाई नौरोजी। पहले एक, सबसे पहले प्रयोग किसने किया है, आकलन किसने किया है, आकलन वर्ड आता है तो दादा भाई नौरोजी ने किया। तो स्वतंत्रता से पूर्व राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले अर्थशास्त्री दादा भाई नौरोजी 1868 में किया। विलियम डिग्बी ने 1899 में किया। फिनलेस राज ने 1911 में, 1922, 1931 में किया। CR देसाई ने 1931 से 40 में किया, ठीक है ना। ये है। तो आकलन करने वाले अर्थशास्त्रियों के नाम पूछता है तो ये आएगा। और यदि प्रयोग वर्ड बोलता है, प्रयोग, तो किसने किया है? साइमन कुजनेट्स ने किया है। अब है राष्ट्रीय आय की परिभाषा। वैसे तो बहुत सारी अर्थशास्त्री, लेकिन मुख्य रूप से आप ये 3 अर्थशास्त्रियों के नाम याद रखेंगे। पहली मार्शल की है, पिगू की और फिशर की है। मार्शल, पिगू, फिशर, तीनों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। इसमें जो है मार्शल की जो परिभाषा है वो जो है आपकी किसी एक देश का श्रम तथा पूंजी उसके प्राकृतिक साधनों पर क्रियाशील होकर प्रतिवर्ष भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं का एक शुद्ध योगफल पैदा करता है, जिसमें सभी प्रकार की सेवाएं सम्मिलित होती हैं। उत्पादन प्रधान परिभाषा है ये, ठीक है। पीगू की जो परिभाषा है वो जो है आपकी आय से संबंधित है। तो राष्ट्रीय आय समाज की वस्तुपरक आय का वह भाग है जो मुद्रा में मापा जाता है। पीगू की परिभाषा कैसी है? मुद्रा में मापी गई है। ये उत्पादन प्रधान है, ये उपभोग प्रधान है। फिशर की परिभाषा उपभोग प्रधान है। तो मुद्रा में मापा जाता है और इसमें विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल होती है। पीगू की परिभाषा में राष्ट्रीय आय को किसमें मापा गया है? मुद्रा रूपी पैमाने के द्वारा। और फिशर की परिभाषा राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय लाभांश अथवा आय में केवल अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा वस्तुएं सेवाएं सम्मिलित की जाती हैं। यानी कि फिशर की परिभाषा उपभोक्ता प्रधान परिभाषा है, मार्शल की परिभाषा उत्पादन प्रधान परिभाषा है, पीगू की परिभाषा आय संबंधी परिभाषा है। तीनों की परिभाषाओं के अलग अलग एक एक शब्दों का है। बाकी की परिभाषा जो है जैसी है वैसी आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसमें सेवाएं सम्मिलित होती हैं चाहे वे भौतिक और मानवीय वातावरण से प्राप्त हों। इस प्रकार एक पियानो या ओवरकोट जो मेरे लिए इस वर्ष बनाया जाता है इस वर्ष की आय का भाग नहीं है, क्योंकि कोई भी जैसे गाड़ी घोड़े लंबी अवधि पूंजीगत वस्तु जो होती है उनका लंबी अवधि तक चलती है। तो अपन जैसे कि एक बात मैंने आपको बताई थी कि हम जो राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं वो एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को करते हैं। यदि गाड़ी हमने 50,000 रुपये की लेते हैं तो उसमें 50,000 का मूल्य शामिल नहीं होगा, उसका हमें 10%, 5% जो भी मैंने मूल्यह्रास बताया था वो इस वर्ष में शामिल होगा, बाकी का खर्च। जैसे कि अपन की गाड़ी 50,000 की है तो उसमें यदि वो मान के चलते 10 वर्ष तक की वो चलेगी तो 10 वर्ष का 10 का भाग लगाएंगे उसके जीवन काल में। जीवन काल 10 वर्ष का है, उसकी आय उसकी कीमत कितनी है? 1 लाख है या 50,000 है तो 50,000 में 10 का भाग लगाए 5,000। तो इस वर्ष में उसको कितने रुपये आंका जाएगा? 5,000 रुपये ही आंका जाएगा, ठीक है ना। साइमन कुजनेट्स ने क्या दिया? राष्ट्रीय आय वस्तुओं व सेवाओं का वह शुद्ध उत्पादन है जो एक वर्ष की अवधि में उत्पादन प्रणाली से अंतिम उपभोक्ताओं के हाथों में पहुंचता है। अब है राष्ट्रीय आय की विशेषताएं। मुख्य विशेषताएं वैसे तो बहुत सारी है लेकिन मैंने थोड़ी सी लिखी हैं इसमें। राष्ट्रीय आय का अर्थ वही है एक देश में एक वर्ष में भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से है। इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत लिखेगी। यदि किसी प्रकार की आपको परिभाषा याद नहीं है, किसी राइटर ने नहीं लिखी, तो आप इसको भी लिख के छोड़ सकते हो। अब इसकी विशेषता है राष्ट्रीय आय का संबंध हमेशा किससे होता है? एक देश से होता है। राष्ट्रीय आय का संबंध निश्चित अवधि से होता है, क्योंकि एक वर्ष बोलती हूँ मैं, है एक वर्ष में, हमेशा बोला जाता है ना एक देश में एक वर्ष में। तो राष्ट्रीय आय का संबंध किससे होता है? निश्चित अवधि से होता है। राष्ट्रीय आय का संबंध एक देश के निवासियों की आर्थिक क्रियाओं से होता है, क्योंकि अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य, मौद्रिक में मतलब क्या आ गया आपका? सिर्फ लेन देन जो किस में हो रहा है? कैश में हो रहा है। तो आर्थिक क्रियाओं से होता है। किंतु वर्तमान में देश के भौगोलिक क्षेत्र में निवासियों और गैर निवासियों की आर्थिक क्रियाओं को भी शामिल किया जाता है।
देश के निवासी और गैर निवासी जो बाहर के लोग हैं, यहाँ रह रहे हैं, उनको भी शामिल करते हैं। राष्ट्रीय आय का संबंध, क्योंकि मैंने दो प्रकार की परिभाषा बताई थी, एक तो आपकी कौन सी बताई थी मैंने, सामान्य निवासियों क्या है जिसमें, और दूसरी मैंने नागरिकता के आधार पर बताई थी। नागरिकता के आधार पर यदि कोई देश में रह रहा है या बाहर रह रहा है लेकिन हमारे देश की नागरिकता प्राप्त है तो उसकी आय को भी शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय का संबंध आर्थिक क्रियाओं से होता है, अनार्थिक क्रियाओं से नहीं होता, जो मतलब गैर कैशलेस है। जैसे कि आपने 100 बोरी अपने यहाँ पर खेत में बोई, 90 बोरी बाजार में बेचती और 10 बोरी अपने लिए रख ली, तो यहाँ पर राष्ट्रीय आय के आकलन में सिर्फ 90 बोरियों का होगा, क्योंकि 90 बोरियों से हमें आय प्राप्त हुई है। 10 बोरी में कोई कैश का काम नहीं हुआ, यानी कि उसमें लेन देन नगद में नहीं हुआ, इसलिए उसको नहीं, तो अनार्थिक क्रियाओं से इसमें कोई संबंध नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय आय की गणना का संबंध अंतिम उपभोग, परिभाषा बताई थी अंतिम, तो अंतिम उपभोग वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन से होता है। राष्ट्रीय आय की गणना प्रचलित हमेशा, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना हमेशा किस पर की जाती है? बाजार कीमत पर, मार्केट प्राइस पर, एमपी जिसे बताया था मैंने आपको। तो राष्ट्रीय आय की गणना किस कीमत पर होती है? बाजार कीमत पर होती है। और राष्ट्रीय आय क्या है? एक प्रकार का प्रवाह है, क्योंकि हर वर्ष आय चेंज होती है, हर वर्ष आय चेंज होती है, क्योंकि पहले ही लेसन में मैंने आपको स्टॉक और प्रवाह का मतलब बताया हुआ था। स्टॉक एक निश्चित समय अवधि से होती है और प्रवाह जो होता है एक विशिष्ट समय अवधि से होता है, तो ये प्रवाह है। अब है राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं। वैसे आपकी राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं बहुत सारी हैं, लेकिन अपन ने इनको 2 भागों में बांटा है, गणना के आधार पर। यदि आपसे पूछता है वो कि गणना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है तो गणना के आधार पर 2 है, भौगोलिक आधार पर और राजनीतिक आधार पर। भौगोलिक आधार पर तो वही है जो मैंने बताया, एक देश की घरेलू सीमा के भीतर, तो घरेलू आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना भौगोलिक आधार पर की जाती है। और राजनीतिक में किसके आधार पर की जाती है? नागरिकता के आधार पर होती है, ठीक है ना। तो घरेलू आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना भौगोलिक आधार पर की जाती है। एक देश की भौगोलिक सीमा में निवासियों की, विदेशी निवासियों, कंपनियों के द्वारा होने वाले कुल उत्पाद के मूल्य को जोड़ने पर सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात की गणना की जाती है। एक वर्ष में एक देश में उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवाओं के जो मौद्रिक मूल्य है, जिसमें कि भौगोलिक सीमा में कौन कौन रह रहा है, चाहे निवासी है, चाहे वो विदेशी है, चाहे वो विदेशी कंपनियों के द्वारा कोई भी है उत्पादन करता है, उस सबके उत्पाद के मूल्य को जोड़कर जीडीपी ज्ञात की जाती है। फिर है राजनीतिक आधार पर अपन को राष्ट्रीय आय की गणना करनी है। राजनीतिक आधार पर है, पहला भौगोलिक आधार पर हो गया, दूसरा राजनीतिक आधार पर होगा। तो राजनीतिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना के लिए नागरिकता, लेकिन उसने जैसे भारत में रह रहा है और कोई दूसरा देश का है व्यक्ति, लेकिन उसने यहाँ की नागरिकता को प्राप्त किया हुआ है, तो उसकी आय को राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। विदेश में रह रहा है, भारत का व्यक्ति है लेकिन उसने भारत की नागरिकता नहीं लेकर अमेरिका की, फ्रांस की, जापान की, कहीं की भी ले रखी है, तो वो उसकी आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। तो नागरिकता के आधार पर फिर उसकी आय, जहाँ वो जिस देश में रह रहा है उसकी वही उसी देश में आय प्राप्त होगी, उसकी आय की गणना की जाएगी राष्ट्रीय आय में। यदि हमारे देश में कोई दूसरा देश का व्यक्ति रह रहा है, जैसे बांग्लादेश का रह रहा है और यहाँ पर उसने अपना नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्त कर रखा है, तो उसकी आय को अपने देश की आय में शामिल किया जाएगा। तो राष्ट्रीय आय की गणना देश के निवासियों द्वारा भौगोलिक सीमा में व दूसरे देश की भौगोलिक सीमा में किए गए उत्पाद के मूल्य को जोड़ते हैं। एक देश के निवासियों ने देश के अंदर या देश से बाहर कहीं भी उत्पादन किया हो, सभी को शामिल करके सकल राष्ट्रीय उत्पाद में ज्ञात किया जाता है, ठीक है ना। मतलब उसने क्या प्राप्त कर रखी हो? नागरिकता। बाहर काम करने गया है लेकिन वो अभी भी इंडियन है, मतलब उसने यहाँ की ही नागरिकता प्राप्त कर रखी है और देश से बाहर रह रहा है, तो भी उसकी आय को राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। अब राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं कौन कौन सी है? सबसे पहले सबका अलग अलग है, मैं कल बताऊंगी। अब राष्ट्रीय आय को पहला है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, जिसको कि कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन मार्केट प्राइस पर। फिर अपन याद करेंगे बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन मार्केट प्राइस पर। बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इसमें से जीडीपी में से ये राष्ट्रीय है इसलिए इसको एनएनपी बोलेंगे, नेट नेशनल प्रोडक्शन मार्केट प्राइस पर। फिर है साधन लागत पर, फैक्टर कॉस्ट पर है इसलिए इसको बोलेंगे एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्शन फैक्टर कॉस्ट पर। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू, ये सकल घरेलू था, अब ये शुद्ध घरेलू है, तो शुद्ध घरेलू को आएगा, यहाँ पर जीडीपी था तो यहाँ पर एनडीपी लिखेंगे अपन, तो एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन मार्केट प्राइस पर। ये आपका जीडीपी मार्केट प्राइस पर है, ये एनडीपी मार्केट प्राइस पर निकलेगा। पहले जीएनपी मार्केट प्राइस पर है
फिर एनएनपी मार्केट प्राइस पर निकालेंगे और एनएनपी किस पर निकालेंगे, फैक्टर कॉस्ट पे निकालेंगे। इस एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे कहो या एनआई बोलो, यानी राष्ट्रीय आय एक ही चीज़ होती है। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पर बोलो यानी साधन लागत पर, या फिर एनआई जिसको राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम कहते हैं, दोनों एक ही चीज़ हैं। फिर निजी आय प्राइवेट इनकम निकालेंगे, व्यक्तिगत आय पर्सनल इनकम निकालेंगे, व्यक्तिगत खर्च योग्य आय पीडीआई पर्सनल डिस्पोजल इनकम है, इसको ज्ञात करेंगे। फिर राष्ट्रीय खर्च योग्य आय नेशनल डिस्पोजल इनकम ज्ञात करेंगे। ये सबकी थ्योरी मैं अब आपको कल बताऊंगी, तो इसको अच्छे से सुनना और अच्छे से लिखना, तभी आपको ये आएगा। ये लेसन ऐसा ही है, साथ के साथ पढ़ते जाओगे लिखते जाओगे तो आता रहेगा।